हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। एक बार सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के कुछ एप्लीकेशंस किए थे और आज के इस लेक्चर में हम जो हमारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन हमने निकाला था कल, उसके आज एप्लीकेशन हम देखेंगे। ठीक है, उसी जिस प्रकार से उसके एप्लीकेशन थे उसी प्रकार से इसके एप्लीकेशन है। ओके, तो देखिएगा बच्चों। तो आपकी हेडिंग है आज की मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण फलन के अनुप्रयोग। पहला है गैस के अणुओं की औसत ऊर्जा। ठीक है, तो गैस की जो अणुओं की औसत ऊर्जा है वो कैसे लिखेंगे, ई बार इज इक्वल टू 1/n ई डी एन ई। जैसे अपन ने उसमें लिखा था, वेलोसिटी निकाला, सी बार निकाला था 1/n और सी डी एन सी ऐसे लिखा था वहाँ पे। तो बस यहाँ पे ई आ जाएगा और डी एन ई यहाँ पे फंक्शन आएगा। ई बार इज इक्वल टू 1/n 0 टू इनफाइनाइट। ई का ऐसे कैसे आ जाएगा, इस डी एन ई की वैल्यू आप ये पुट करेंगे जो कि मैंने कल आपको कैलकुलेट करवाई थी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ई बार इज इक्वल टू 2/√पाई 1/kT 3/2, यानी बाहर कर लिया आपने यहाँ से। ई की पावर 1 और ई की पावर हाफ कितना हो गया, ई की पावर 3/2, ई की पावर माइनस ई बाई के टी डी ई। ओके, ई बार इज इक्वल टू 2/√पाई 1/kT की पावर 3/2। प्यारे बच्चों, ये जो इंटीग्रेशन आप देख पा रहे हैं इसका भी एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, यानी स्पेशल इंटीग्रेशन है ये। तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखेंगे, 3/4√π/kT की पावर 5/2। जब इसको कम्प्लीटली सोल्व करेंगे तो बच्चों ई बार की जो वैल्यू है वो 3/2 kT आएगी, यानी कि माध्य ऊर्जा जो है वो 3/2 kT हमें प्राप्त होती है। ओके, तो यहाँ तक राइट डाउन करो, फिर आगे इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट अनुप्रयोग है ना। नेक्स्ट, गैस के अणुओं की प्रसंभाव्य ऊर्जा या अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, जो अपन ने कल निकाली थी ना। कल अपन ने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाली थी, आज हम मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी निकाल रहे हैं, है ना। तो E इक्वल टू एम पी, एम पी का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल। तो जहाँ भी E आएगा लास्ट में E की जगह ई एम पी रख देंगे अपन। ठीक है, तो D/d अपन ने कल क्या किया था, D/dc FC, और एफ सी को क्या लिखा था मैंने, DNC/dc। तो सेम है, बस चेंज कर दो इनका, यानी सी को ई में बदलना है बस। तो D/de Fe DNE/dE। तो यहाँ पर Fe की वैल्यू रखोगे DNE/dE। DNE की वैल्यू ये होती है, आप सबको पता है, नीचे DE अपॉन में है, DE से DE कैंसिल आउट हो गया और लिमिट कितनी हो जाएगी, E बराबर EMP इज इक्वल टू 0। D/dE 2/√पाई 1/kT 3/2 e की पावर 1/2 e की पावर माइनस E/kT E बराबर EMP इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो बच्चों, जो कांस्टेंट राशि है उनको बाहर कर लीजिएगा आप। 2/√पाई 1/kT की पावर 3/2 एंड अब अवकलन होगा D/dE, यानी E की पावर 1/2 e की पावर माइनस E/kT। यहाँ पर दो फंक्शन गुणा में है, यानी U इंटू वी वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे आप। E बराबर EMP इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, यहाँ से कांस्टेंट राशि तो बाहर है और इसका अवकलन करेंगे अपन। तो पहले मैंने ई की पावर हाफ का किया तो 1/2 ही आता है ना, क्योंकि आप सब जानते होंगे अंडर रूट जो x है उसका अवकलन होता है 1/2√x। ई की पावर यानी x की पावर हाफ को मैं अंडर रूट में भी लिख सकता हूँ ना, तो ये इसका अवकलन होगा। ई की पावर माइनस E/kT ऐसे कैसे रहेगी, प्लस रूट ई ऐसे कैसे, फिर ई की पावर माइनस E/kT का हो गया, फिर जो ई की पावर में है उसका भी अवकलन करते हैं। तो ई के सापेक्ष ई का 1 हो गया और kT का kT आ गया इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर लिमिट कितनी आएगी, E बराबर EMP। ओके बच्चों, तो फाइनली आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा कंप्लीटली EMP इज इक्वल टू 1/2 kT, है ना। ई की जगह आप क्या रख दीजिएगा, EMP। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, EMP इज इक्वल टू kT/2 या 1/2 kT। ठीक है, और जो इसकी माध्य ऊर्जा आती है वो आती है 3/2 kT। ठीक है बच्चों, ये आपको फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए बिकॉज न्यूमेरिकल भी यहाँ से आते हैं। तो यहाँ तक राइट डाउन करो एक बार, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, मैक्सवेल के ऊर्जा बंटन फलन का प्रायोगिक सत्यापन, है ना, एक्सपेरिमेंटल इसका वेरिफिकेशन हम करेंगे इस प्रयोग की सहायता से। ओके, तो देखिए इस प्रयोग में चांदी के परमाणुओं को भट्टी में डालकर गर्म किया जाता है। यानी एक प्रयोग है जिसके अंदर ये एक भट्टी है जिसके अंदर चांदी के परमाणु है, जिनको यहाँ पे गर्म किया जाता है और गर्म करके उनको ऊष्मा के रूप में बाहर निकाला जाता है। यानी भाप के रूप में ऊष्मा के रूप में ना इसके जो, यानी इसका जो पुंज बढ़ेगा चांदी के परमाणुओं का यहाँ से गर्म होके, तो एक भाप के रूप में बाहर निकलेंगे ऊष्मा के रूप में, है ना, ऊष्मीय रूप में इनको परिवर्तित करते हैं। देखो, जिसके कारण ये चांदी के परमाणु ऊष्मीय रूप में परिवर्तित होकर भट्टी के रेखा छिद्र से बाहर निकलते हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं ये इस भट्टी के रेखा छिद्र से, और यहाँ से निकल के जब ये यहाँ से निकलेंगे तो ऐसे फैलते हुए निकलेंगे। लेकिन इनको जैसे स्लिट के अंदर से गुजारेंगे, जैसे ही स्लिट S1 और S2 से गुजारेंगे तो एक पुंज प्राप्त होगा हमें। जैसे ही स्लिट से गुजरेगा, स्लिट का मतलब होता है कि वही बारीक छिद्र किया हुआ एक पृष्ठ है ना, जिससे इस पुंज को गुजारेंगे तो एक बारीक छिद्र के रूप में निकलेगा ये। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर S1 और S2 से गुजरते हुए S3 की तरफ जाएगा। ओके, तो देखो रेखा छिद्र से बाहर निकलते हैं, जिन्हें स्लिट S1 और S2 से गुजार कर एक पुंज के रूप में प्राप्त किया जाता है। इस पुंज के सम्मुख एक सिलेंडर 6000 चक्कर पर मिनट से दक्षिणावर्त दिशा में अक्ष पर घूर्णन गति करता है। ये एक सिलेंडर है बच्चों जो कि इस प्रकार से घूर्णन कर रहा है, जो कि इस भट्टी के सम्मुख रखा हुआ है। ठीक है, जिससे पुंज यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, आगे देखो, तथा इस सिलेंडर में चांदी के परमाणु उस समय प्रवेश करते हैं जिस समय सिलेंडर का रेखा छिद्र पुंज के सम्मुख होता है। ये जो S3 छिद्र जब इसके सम्मुख आएगा तभी तो इसके अंदर जाएंगे चांदी के परमाणु, है ना, बाकी तो ये घूमता रहेगा। जैसे इसके सामने इसके संपर्क में आया और चांदी के परमाणु अंदर जाने लग जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे देखिए बच्चों, जिस समय सिलेंडर का रेखा छिद्र पुंज के सम्मुख होता है जिससे परमाणु कांच की प्लेट G के बाईं ओर चिपकते हैं। ये जो अंदर कांच की प्लेट लगी हुई है इसके ऊपर यानी यहाँ पर चिपक जाते हैं अणु जा जाके। ये जो चांदी के परमाणु भाप के रूप में निकल रहे थे यहाँ से ऊष्मा के रूप में, ये अंदर जाके इसके चिपक जाएंगे। ओके, जिसके द्वारा इन परमाणुओं का वेग स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्या होता है बच्चों? वेग स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जो कि मैक्सवेल के बंटन फलन के समान होता है। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम में आपके आ सकता है कि मैक्सवेल के ऊर्जा बंटन फलन का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। तो आपको डायग्राम बनाना है साइड में, और ये इसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली लिख के आना है। एकदम इजी है बच्चों, सिंपल भाषा में मैंने आपको लिखवा दिया है। अब आपका काम है इसको अच्छे से माइंड में सेट करना। ओके, अब बच्चों यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ तक राइट डाउन करें। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ते हैं माध्य मुक्त पथ। ओके, मीन फ्री पाथ। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी कोई गैस के अणु किसी पात्र के अंदर, किसी बंद पात्र में गति करते हैं, तो प्यारे बच्चों जब वो स्वतंत्र पूर्वक होते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते हैं। दैट मीन्स वो किसी भी दिशा में जाने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। दैट मीन्स बच्चों ऐसी गति को हम जिगजैग मोशन कहते हैं, या फिर ब्राउनी मोशन भी कहते हैं, यानी ब्राउनी गति। आपने पढ़ा हो केमिस्ट्री के अंदर भी। ओके बच्चों, तो आइए इसकी परिभाषा अपन पढ़ते हैं। गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत। गत्यात्मक सिद्धांत का मतलब बच्चों आपने 11th क्लास के अंदर अणुगतिक सिद्धांत का एक चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, तो वही सिद्धांत है ये, अणुगति सिद्धांत बोलते हैं इसको, या फिर गत्यात्मक सिद्धांत भी आप बोल सकते हैं। तो गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार गैस के सभी अणु सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं, अर्थात गैस के सभी अणु टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते हैं, जिसे जिग-जैग गति कहते हैं। लाइक दिस। देखो बच्चों, ये जो मोशन है आप देख पा रहे हैं, ये गैस का अणु है, वो इससे टकराएगा, इधर आएगा, फिर यहाँ से टकरा के फिर इधर जा रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे। तो आप देख पा रहे हैं टेढ़े मेढ़े पथ पे क्या हो रही है, इनकी गति हो रही है। तो ये जो गति है बच्चों, ये जो रैंडमली मोशन है इनका, इसे हम जिगजैग मोशन या ब्राउनी गति कहते हैं। ओके, अब आइए बच्चों मुक्त पथ की बात करें। किसकी बात करते हैं? मुक्त पथ, फ्री पाथ। तो लगातार दो टकरों के मध्य
गैस के अणु द्वारा तय की गई दूरी मुक्त पथ कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये गैस का अणु है, ये यहाँ पर आया, इससे टकराया, तो आप देख पा रहे हैं ये जो पथ की लंबाई है लाइक दिस λ1, ये मुक्त पथ कहलाएगा बच्चों। इसी प्रकार से इसको मैं बोल देता हूँ λ2। इन दोनों गैस के मॉलिक्यूल के बीच का जो पथ है, जब तक गैस का अणु फ्री रहेगा और टकराने के बाद फिर से इसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा, फिर वो अगले अणु के पास जाएगा, तो जो बीच की दूरी आती है ये क्या कहलाता है बच्चों? मुक्त पथ कहलाता है। इसे λ3, ऐसे ही फिर इधर जाएगा λ4, λ5, ऐसे कितनी टक्कर करेगा? λn टक्कर करेगा, यानी कि n टक्कर में इसकी जो पथ की लंबाई है वो λn होगी। ठीक है, तो लगातार दो टक्करों के मध्य गैस के अणु द्वारा तय की गई दूरी मुक्त पथ कहलाता है या मुक्त पथ कहलाती है। आगे आइए बच्चों, माध्य मुक्त पथ। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे माध्य मुक्त पथ क्यों डिफाइन हुआ? बिकॉज ये जो गैस के अणु टक्कर करेंगे तो इनकी जो पथों की लंबाई है वो भिन्न भिन्न होगी, और अगर हमें इनका एग्जैक्ट बिहेवियर देखना है तो हमें इसका औसत लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो हमारे पास इनकी जो पथों की लंबाई है वो अलग अलग है, इसलिए हमें इनका औसत लेना पड़ता है। दैट मीन्स यहाँ से माध्य मुक्त पथ जनरेट होता है। ओके, तो माध्य मुक्त पथ या फ्री मीन फ्री पाथ ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इन सभी मुक्त पथों का औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है। ठीक है, यदि गैस के अणु द्वारा n टक्करों में क्रमशः है λ1, λ2, λ3, λ4, λn दूरियां तय की जाती है, तो माध्य मुक्त पथ कितना हो जाएगा? औसत लेना तो सबको आता होगा, छोटी क्लासों में सीखा है आपने, है ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। वाह क्या बात है, ये तो तुम्हें आता ही है ना। तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? λn तक। टोटल कितनी टक्कर होगी? n, यानी कि ये टक्करें, ये जो पथ है टोटल n है ना। तो मैंने n का क्या लगा दिया? भाग लगा दिया। लगातार दो टक्करों में लगा समय विश्रांति काल कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम जिसे आप कहते हैं, इसे टाउ से व्यक्त करते हैं। ओके, तो ये आपके पास माध्य मुक्त पथ का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया है बच्चों, आपको इसी प्रकार से एग्जाम में लिख के आना है ना। ये माध्य मुक्त पथ आप अलग ना समझे कि मैंने यहाँ हेडिंग डाली है माध्य मुक्त पथ की, है ना, तो यहाँ भी आप डालोगे ऐसे। ठीक है, ये पूरा जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो माध्य मुक्त पथ का ही है। अब हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा की क्या वैल्यू निकल के आती है वो हम फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, माध्य मुक्त पथ का हम व्यंजक फाइंड करेंगे, है ना। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो क्या है? देखिए, माना किसी पात्र में n गैस के अणु है, हमने जो यहाँ पर पात्र लिया है बच्चों वो बेलनाकार पात्र लिया है। ठीक है, आप कोई सा भी पात्र यहाँ पे ले सकते हैं, बट यहाँ पे जो कंसिडर किया गया वो बेलनाकार पात्र कंसिडर किया गया है। ओके, माना किसी पात्र में n गैस के अणु है तथा पात्र का जो आयतन है बच्चों वो v है। ठीक है, अब देखो, तथा गैस के प्रत्येक अणु का जो व्यास है वो d है, यानी कि ये जो गैस के अणु आप देख पा रहे हो इसका व्यास कितना है बच्चों? d है। तो मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक इसकी जो रेडियस है कितनी हो जाएगी? d/2, और ये भी कितनी हो जाएगी? d/2। तो आप बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? d हो गई। ठीक है, और इस बेलन का जो टोटल व्यास है वो 2d है। आइए बच्चों, अब आगे देखते हैं। अतः पात्र की प्रति एकाक आयतन में अणुओं की संख्या कितनी होगी, यानी उसके इकाई आयतन में। तो इकाई आयतन में मैंने अणुओं की संख्या मान ली n, स्मॉल n, और टोटल जो आयतन था उसमें कितनी थी? n। तो n/v हो जाएगी इकाई आयतन में। बच्चों यहाँ पर हमने पहले जो ये फॉर्मूला भी लेक्चर में लिखा था, भी जो पिछले पार्ट में, लैम्डा इक्वल टू λ1 प्लस λ2 λ3 λ4 λn लिखा था। वहाँ पर आप उसको n को हटा दीजिए, i कर दीजिए वहाँ पे, λi, और नीचे भी अपॉन में i। बिकॉज बच्चों यहाँ पर हमने n जो नोटेशन लिया है वो अणुओं की संख्या से नोटेशन दिया है इसको, तो फिर आपके वो मिक्सिंग हो जाएगा दोनों, ना। तो वहाँ पे आप आई कर लो इस फॉर्मूले में जो पीछे अभी किया था अपन, है ना। अब देखो, माना पात्र में कोई अणु L दूरी तय करता है, यानी ये जो पात्र है इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? L है। तो अणु जो है यहाँ से यहाँ तक ही गति कर सकता है। ठीक है, अब देखो, तो ये अणु
पाई डी स्क्वायर एल आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह कितना है एल। तो यह अणु पाई डी स्क्वायर एल आयतन के बेलन में स्थित सभी अणुओं से टक्कर करता है, यानी कोई भी एक गैस का अणु इस बेलन में जितने भी अणु हैं उन सबसे क्या करेगा, टक्कर करेगा। लेकिन इस फॉर्मूले को डेराइव करते समय बाकी के सभी अणुओं को स्थिर माना गया है, ओनली एक अणु को ही गतिशील माना गया है, और ये माना गया है कि वो अणु सभी अणुओं से टक्कर करेगा। मैक्सवेल ने ऐसा माना है ना कि जो अणु है वो सभी क्या है, स्थिर है। लेकिन बाद में इसमें करेक्शन किया जाएगा, बिकॉज सारे अणु तो क्या नहीं होते हैं, स्थिर नहीं हो सकते, सभी गति करेंगे, सभी टक्कर करेंगे। तो यहाँ पे करेक्शन फैक्टर लगाएंगे अपन 1/√2, ठीक है। तो वो अभी अपन आगे देखते हैं। तो आगे देखिएगा, पाई डी स्क्वायर एल आयतन के बेलन में स्थित सभी अणुओं से टक्कर करता है। अतः हम कह सकते हैं बेलन में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी हो गई बच्चों, n इंटू पाई डी स्क्वायर एल। बिकॉज इकाई आयतन में इतनी है तो इतने आयतन में कितनी होगी, इससे मल्टीप्लाई करा दो, n इंटू पाई डी स्क्वायर एल, ठीक है। तो अणु द्वारा की गई टक्करों की संख्या इज इक्वल टू बेलन में उपस्थित अणुओं की संख्या। किसी बेलन में जितने अणु होंगे, मान लीजिए 10 अणु है, कितने अणु इस बेलन में 10, और एक अणु आया वो इससे टक्कर करेगा, ऐसे पहली टक्कर, दूसरी टक्कर, तीसरी टक्कर, चौथी टक्कर, पांचवी, छठी, तो जितने अणु होंगी उतनी टक्कर होगी, ठीक है ना। दैट मीन्स अणु द्वारा की गई टक्करों की संख्या किसकी कुल हो जाएगी, बेलन में उपस्थित अणुओं की संख्या के। ओके, अब हम बच्चों माध्य मुक्त पथ फाइंड करते हैं। तो अतः माध्य मुक्त पथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 λ3 λ4 ऐसे लैम्डा आई और अपॉन में आई, यानी कुल टक्करों की संख्या। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल तय की गई दूरी अपॉन टक्करों की कुल संख्या, कि कितनी दूरी तय की गई और टक्करों की कितनी संख्या हुई। दोनों का डिवाइड देंगे, नहीं माने हमने मान लिया कि टोटल जो लेंथ तो कितनी है एल दूरी तय करेगा, तो एल तो हो गई टोटल दूरी, और टक्करों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से अणुओं की संख्या की बराबरी तो है n इंटू पाई डी स्क्वायर एल, तो n इंटू पाई डी स्क्वायर एल, एल से एल कैंसिल आउट, 1 पाई डी स्क्वायर एल, तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ तक आ गया। ये माध्य मुक्त पथ का ही फॉर्मूला है, लेकिन ये तब है जब सभी अणुओं को स्थिर माना जाएगा और केवल एक अणु जो टक्कर करने वाला है उसी को गतिशील माना जाएगा। अब हम इसमें आगे करेक्शन करते हैं कि मैक्सवेल ने क्या करेक्शन फैक्टर यहाँ पे लिया था। ओके, तो यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम इसमें करेक्शन कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे लिखेंगे इसके नीचे, ये तभी संभव है, यह है तभी संभव है जबकि सभी गैस के अणु स्थिर रहे तथा केवल एक अणु सभी से टक्कर करे, सभी अणुओं से टक्कर करे। ये तभी संभव है ना, ये लैम्डा की वैल्यू। लेकिन मैक्सवेल के अनुसार सभी गैस के अणु अलग अलग दिशाओं में गति करते हुए सभी एक दूसरे से टक्कर करते हैं। अतः मैक्सवेल ने इस सूत्र में 1/√2 का गुणक प्रयोग किया। अतः संशोधित
संशोधित माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। प्यारे बच्चों जो संशोधित माध्य मुक्त पथ है वो कितना आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ओके, तो इसे आपको याद रखना है ना, 1/√2 पाई, जब भी कोई न्यूमेरिकल आए तो आपको यही यूज में लेना है। ओके, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। तो बच्चों ये माध्य मुक्त पथ की यहाँ तक की बातें कंप्लीट हुई। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट का समापन कर देंगे। वैसे यूनिट समाप्त है लगभग, फिर भी कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई आया हुआ है आपके एग्जाम में जो अभी तक अपने नहीं किया वो भी कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और इस लेक्चर सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा बच्चों, क्योंकि अब है एग्ज़ाम का समय, तो हम हर बच्चे तक पहुँचना चाहते हैं ताकि हर बच्चे को हेल्प मिल सके पढ़ाई के अंदर। ओके, तो थैंक यू अगेन, थैंक यू।